गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हमको बेटा बात करनी है क्लास 12 केमिस्ट्री के पूरी की पूरी बुक के 5 सबसे महत्वपूर्ण न्यूमेरिकलों की बात करनी है। अगर आप इन न्यूमेरिकलों को अच्छी तरह से आप लर्न कर लेते हैं और इनको सीख लेते हैं कि इस तरह के न्यूमेरिकल आपको कैसे सॉल्व करना है, तो बोर्ड की परीक्षाओं में कोई भी क्वेश्चन इन 5 क्वेश्चनों के टाइप से अलग नहीं आएगा। जो भी क्वेश्चन आपको मिलेगा वो इन्हीं 5 में से किसी ना किसी एक टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। तो इस बात को याद रखना है कि अगर आपको केमिस्ट्री में किसी भी तरह के न्यूमेरिकल सॉल्व करना नहीं आता है, तो आप इन न्यूमेरिकलों को सॉल्व करने का तरीका अच्छी तरह से सीख लीजिए, क्योंकि बोर्ड में जो भी न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाएगा वो इन्हीं में से पूछा जाएगा। अब देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं बेटा कि सबसे पहला जो न्यूमेरिकल आपको तैयार करना चाहिए, वो तैयार करना चाहिए बेटा तुल्यांकी चालकता का। किसका तैयार करना चाहिए बेटा? तुल्यांकी चालकता या मोलर चालकता। ये दो टॉपिक ऐसे हैं जहां से सवाल हर साल पूछा जाता है बेटा। एक होती है तुल्यांकी चालकता और एक होती है मोलर चालकता। तुल्यांकी चालकता तथा एक क्या होती है बेटा? मोलर चालकता। इन दो में से किसी एक टॉपिक का सवाल हर साल हमारे बोर्ड में हमसे पूछा जाता है। तो आज की इस क्लास में हम लोग एक तुल्यांकी चालकता का सवाल सॉल्व करना सीखेंगे। सबसे पहले हम इन दोनों सवालों के फार्मूले देखेंगे। तो याद रखना बेटा, तुल्यांकी चालकता को लेमडा ई क्यू से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं बेटा? ई क्यू से। और सूत्र होता है इसका कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई नॉर्मलता। ये आपका बेटा तुल्यांकी चालकता का सूत्र है। सबसे पहले आपको इसको लर्न कर लेना है। ठीक, अब हम बात करते हैं मात्रक की। तो इसका मात्रक होता है बेटा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट की पावर -1। ये इसका मात्रक होता है। तो तुल्यांकी चालकता का आपको सूत्र लर्न करना है और उसका मात्रक याद रखना है। तो तुल्यांकी चालकता का सूत्र होता है लेमडा ई क्यू इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बाई एन। और यहाँ पर लेमडा ई क्यू का मात्रक होता है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट की पावर -1। अब अगर मैं बात करता हूँ आपसे मोलर चालकता, तो मोलर चालकता को बेटा लेमडा एम से दिखाते हैं और इसका सूत्र होता है कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई मोलर टी। डिवाइड बाई मोलर टी, ये आपका इसका सूत्र हो गया। तो इन दोनों सूत्रों को आपको लर्न कर लेना है बेटा। अब अगर हम मात्रक की बात करें कि मोलर चालकता का मात्रक क्या होता है, तो मात्रक होता है साइमन सेंटीमीटर की साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल की पावर -1। इन दो सूत्रों को आपको अच्छी तरह से लर्न कर लेना है। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अभी हम लोग इसके न्यूमेरिकल भी करके देखेंगे। तो पहली बात, तुल्यांकी चालकता तथा मोलर चालकता, इन दोनों चालकताओं के आपको सूत्र आने चाहिए, दोनों के मात्रक पता होना चाहिए। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखते हैं बेटा क्वेश्चन की, हमारा क्वेश्चन कैसे आएंगे। वहां पर देखिए क्वेश्चन कह रहा है 1 मोलर H2SO4 विलयन की तुल्यांकी चालकता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए बेटा? तुल्यांकी चालकता ज्ञात कीजिए। यदि इस विलयन की विशिष्ट चालकत्व 26 गुणे 10 की घाते -2 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है तो देखिए, सबसे पहले आपको बोर्ड में सवाल लगाते समय ध्यान देना, जो भी दिया है उसको लिखेंगे। दिया है, क्या क्या दिया है इसकी बात हम लोग कर लेते हैं। तो दिया है में अगर हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले दिया है 1 मोलर H2SO4। कैपिटल यम का मतलब होता है मोलरता। तो यानी कि हमको दिया है बेटा बिलियन की मोलरता। और कौन सी बिलियन है बेटा? H2SO4। H2SO4 बिलियन की मोलरता। H2SO4 बिलियन की मोलरता आपको दी गई है। क्या दी गई है बेटा? मोलरता। अब देखिए H2SO4 बिलियन की क्या दी गई है बेटा? मोलरता आपको दी गई है, जिसको हम बेटा कैपिटल एम से दिखाते हैं। वो कितनी दी गई है बेटा? 1 दी गई है। अब आगे पढ़ेंगे तो हमसे कह रहा है बिलियन की तुल्यांकी चालकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि बिलियन का विशिष्ट चालकत्व, अब हमको दिया गया है H2SO4 बिलियन का विशिष्ट चालकत्व। H2SO4 बिलियन का विशिष्ट चालकत्व, H2SO4 बिलियन का विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व, जिसको भैया हम लोग कप्पा से दिखाते हैं। तो कप्पा की वैल्यू दी गई है 26 इंटू 10 की पावर -2 और यूनिट आपके पास है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो यूनिट आप लगा लीजिएगा बेटा, मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ। ओम की पावर -1 सेंटीमीटर की पावर -1, ये आपको दिया गया है। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं, इतना तो हमको क्वेश्चन में दिया गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है इसकी बात कर लेते हैं। तो ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। तो ज्ञात क्या करना है बेटा? तुल्यांकी चालकता। तो हमें ज्ञात करना है H2SO4 बिलियन की, H2
यसोफोर विलयन की तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता, जिसको हम लोग बेटा दिखाते हैं लेमडा इक्यू से, ये हमको ज्ञात करना है। देख लीजिए यहां तक अभी हमने कोई भी सवाल को सॉल्व नहीं किया, केवल जो दिया था और जो ज्ञात करना था उसको लिख लिया है। अब आगे देखिए बेटा, अब हमें ज्ञात करना है तुल्यांकी चालकता, तो हम लिखेंगे तुल्यांकी चालकता के सूत्र से, तुल्यांकी चालकता के सूत्र से, के सूत्र से, अब तुल्यांकी चालकता का सूत्र क्या होता है बेटा, सूत्र होता है लेमडा इक्यू इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई नॉर्मलता, ये होता है। अब देखिए सवाल में हमको बेटा ध्यान से देखिए, तो कप्पा की वैल्यू हमको दी गई है लेकिन हमको नॉर्मलता नहीं पता है, तो हमें सबसे पहले नॉर्मलता को निकालना होगा। किसको निकालना होगा बेटा, नॉर्मलता को। तो देखिए यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे बेटा, जब हम वैल्यू रखेंगे तो कप्पा की वैल्यू कितनी दी गई सवाल में, 26 इंटू 10⁻², तो हम यहाँ पे रख देंगे कप्पा की इक्वल टू 26 इंटू 10⁻² इंटू 1000 डिवाइड बाई नॉर्मलता। अगर नहीं दी गई बेटा तो एक सूत्र याद रखना कि नॉर्मलता का सूत्र होता है मोलरता इंटू संयोजी कारक। नॉर्मलता किसके बराबर होती है बेटा, मोलरता इंटू संयोजी कारक के बराबर होती है, संयोजी कारक। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब देखिए आगे आप क्या करेंगे बेटा, अब यहां से क्या करिए 26 इंटू ये है 10⁻² और ये है 1000, तो यहां से जब आप काटेंगे तो यहाँ पे बचेगा 10। अब देखिए यहाँ लिखना है हमें मोलरता, मोलरता सवाल में कितनी दी गई भैया, एक दी गई है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया भैया एक। संयोजी कारक, तो देखिए संयोजी कारक क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अम्ल के लिए, अम्ल के लिए H की संख्या, किसकी संख्या बेटा, H की संख्या, ये आपका संयोजी कारक होता है। अम्ल के लिए H की संख्या संयोजी कारक होता है। क्या होता है भैया, संयोजी कारक, उसको क्या कहते हैं, संयोजी कारक। तो यहाँ पे अम्ल आपको जो दिया गया है वो अम्ल है भैया H2SO4, अम्ल कौन सा दिया गया है, H2SO4। तो संयोजी कारक कितना आ जाएगा, 2, क्योंकि यहाँ H की संख्या कितनी है, 2, तो यहाँ पे संयोजी कारक की जगह 2 रख देंगे। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। अब 26 का 10 से गुणा कर दीजिए आप लोग भैया, जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 260 और नीचे आपका कितना बच जाएगा, 2, तो जब आप भाग देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 130, तो तुल्यांकी चालकता इक्वल टू आ गया 130। और मात्रा क्या होता है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट की पावर -1, ये आपका आंसर है छोटा सा। तो यहाँ तक देख लीजिए, अगर कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं। इस तरह से इस सवाल को सॉल्व करना था, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा, इस तरह के सवाल बोर्ड में बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछे जा रहे हैं इस समय, तो याद रखना कि इस तरह के सवालों को कैसे चलना है। सबसे पहले जो भी दिया है उसको लिख लेना है, फिर आपको जो भी फाइंड करना है उसका सूत्र लगा देना है। और देखिए यहाँ पे हमें नॉर्मलता चाहिए थी लेकिन सवाल में मोलरता दी गई थी, तो नॉर्मलता और मोलरता का संबंध का प्रयोग कर लिया और इसके बाद हमने सवाल को सॉल्व कर दिया। तो पहले टाइप का जो सवाल आपको तैयार करके जाना चाहिए वो होता है बेटा मोलरता तथा वो तुल्यांकी चालकता तथा मोलर चालकता का सवाल। अब देखिए दूसरे टाइप का जो सवाल आपको तैयार करना चाहिए बोर्ड के लिए, तो वो आता है बेटा कोलराउस के नियम से। दूसरा सवाल जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है आपके सवाल बोर्ड में वो होता है कोलराउस के नियम से। कहाँ से पूछा जाता है बेटा, कोलराउस के नियम से। कहाँ से पूछा जाता है बेटा, कोलराउस के नियम से। तो अब देखिए इस सवाल को हमको कैसे करना है। सबसे पहले याद रखना कोलराउस का नियम आपका परिभाषित कब है बेटा, अनंत तमता पर। कहाँ पर परिभाषित है बेटा, अनंत तमता पर, अनंत तमता पर। कोलराउस का नियम हम कब लगाते हैं बेटा, अनंत तमता पर। और यहाँ पर भी जो भी आपसे सवाल पूछा जाएगा बेटा वो 2 कैटेगरी के सवाल होते हैं। कितने कैटेगरी बेटा, 2 कैटेगरी। पहला टाइप ये होता है टाइप 1, वहां पे क्या करेगा, आपको एक कंपाउंड दिया जाएगा, एक कंपाउंड या यौगिक एक कंपाउंड देकर उसकी मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता या तुल्यांकी चालकता
अनंत तनुता पर पूछेगा। तो पहले टाइप का जो यहाँ पर बेटा सवाल होता है कि आपको एक कंपाउंड दिया जाएगा और उसकी मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता आपसे पूछेगा अनंत तनुता पर। किस पर बेटा? अनंत तनुता पर। तो देखिए इस तरह के सवालों को आपको कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से समझिएगा यहाँ तक बेटा। मान लीजिए आपको कंपाउंड दिया गया है AXBY, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इस कंपाउंड को आयन में तोड़ना है। सबसे पहले इसको कहाँ तोड़ना है बेटा? आयन में। तो जब आयन में तोड़ेंगे तो यहाँ से x मोल A प्लस वाई मिलेगा और y मोल आपके पास b माइनस एक्स मिलेगा। यहां पर ये आपको मिल गया। अब जैसे हमसे पूछ रहा है मोलर चालकता, मान लीजिए सवाल में आपसे पूछ रहा है कि मोलर चालकता ज्ञात कीजिए अनंत तनुता पर। तो अगर हमसे पूछ रहा है अनंत तनुता पर मोलर चालकता, ध्यान से देखिएगा, अनंत तनुता पर मोलर चालकता, मोलर चालकता। तो अगर आपसे अनंत तनुता पर मोलर चालकता पूछ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना, लेमडा अनंत किसका फाइंड करना है बेटा? AXBY का हमको मोलर चालकता बतानी है। तो ये आपको कुछ नहीं करना है, इसके धनायन की संख्या कितनी है? संख्या बेटा यक्स है। धनायन की संख्या हमारे पास है यक्स। धनायन की संख्या कितनी है? यक्स है। फिर आपको मोलर चालकता लिखना है अनंत तनुता पर धनायन की। तो धनायन है A प्लस वाई, इसकी कौन सी चालकता है बेटा? मोलर चालकता। प्लस ऋण आयन की संख्या कितनी है? Y ऋण आयन है और इसकी मोलर चालकता कितनी है ऋण आयन की? वो है आपके पास B की पावर माइनस एक्स। इन दोनों को जोड़ देना है, जो भी इसका योगफल आएगा वही आपकी मोलर चालकता होगी किसकी बेटा? AXBY की अनंत तनुता पर। लेकिन यहीं पर अगर हमसे पूछता तुल्यांकी चालकता, यहीं पर हमसे वो क्या पूछता सवाल में बेटा? तुल्यांकी चालकता। तो देखिए यहां तक हो गया। तो अगर हमसे तुल्यांकी चालकता पूछता, तुल्यांकी चालकता, और कहां पर? अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर। तो आपको कुछ नहीं करना, बस यहां पर लेमडा अनंत AXBY की अब तुल्यांकी चालकता है तो इसको EQ लिख देना है। बस ये याद रखना है कि तुल्यांकी चालकता में हमको आयनों की संख्या नहीं लिखना। तो आयन धनायन कितने यक्स हैं, तो हमें आयन की संख्या से मतलब नहीं है। हमें किससे मतलब नहीं है? आयन की संख्या से मतलब नहीं, केवल हम लिखेंगे तुल्यांकी चालकता धनायन की, किसकी बेटा? धनायन की EQ, प्लस तुल्यांकी चालकता ऋण आयन की, किसकी भैया? ऋण आयन की। बस इतना आपका सवाल हो जाएगा। ठीक, तो अगर आपसे मोलर चालकता पूछी जाएगी तो उसमें आयनों की संख्या से गुणा करना है, धनायन में ऋण आयन में। और अगर तुल्यांकी चालकता है, केवल धनायन की तुल्यांकी चालकता और ऋण आयन की तुल्यांकी चालकता को जोड़ देना, वही आपके पूरे यौगिक की तुल्यांकी चालकता होगी। तो अब देखिए इसका हम लोग एक सवाल से समझते हैं इस बात को, किस तरह से हमें इसका सवाल करना है। देखिए अब देखिए इस सवाल में बोला जा रहा है आपसे, यदि Al+3 तथा SO4 एल्युमिनियम तथा सल्फेट आयनों की अनंत तनुता पर आयनिक क्रमशः 190 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक की पावर -1। अब ये तुल्यांक की पावर -1 यानी कि आपको क्या दी गई बेटा? तुल्यांक की चालकता दी गई है अनंत तनुता पर Al+3 की और SO4 -2 की। तो आपको एल्युमिनियम सल्फेट की अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता तथा मोलर चालकता ज्ञात करना है। अब देखिए इस सवाल को सबसे पहले तो हमें देखना है दिया क्या क्या है। दिया है, ध्यान से देखिए बेटा, दिया है में पहली चीज दी गई है अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर Al+3 की तुल्यांकी चालकता। ये हमको दी गई है अनंत तनुता पर Al+3 की तुल्यांकी चालकता। और वो कितनी दी गई है तो इसको दिखाएंगे लेमडा अनंत किसका है बेटा? A+3 का है। और कौन सी चालकता है? तुल्यांकी चालकता EQ। वो आपको दिया गया है 190 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक इक्विवेलेंट की पावर -1, ये दिया गया है। और क्या दिया गया है उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, अब हमको दिया है SO4 की तुल्यांकी चालकता, तो हम लिखेंगे अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर सल्फेट आयन
की तुल्यांकी चालकता, की तुल्यांकी चालकता ये हमको दी गई है। और ये कितनी दी गई है, तो इसको लिखेंगे कैसे, लेमडा अनंत तमता पर है, SO4 - 2 सल्फेट आयन की कौन सी चालकता है, तुल्यांकी चालकता। तो वो क्वेश्चन में आपको दी गई बेटा 190, सॉरी 160, कितनी दी गई है, 160, ठीक है। तो ये हमको दी गई है 160, मात्रक क्या हो जाएगा बेटा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट की पावर माइनस है, इतना हमको दिया गया है और कुछ दिया है, ये दो चीजें दी गई। अब पूछ क्या रहा है आपसे, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। तो ज्ञात करना है आपको क्या है, सबसे पहले तो ज्ञात करना है एल्युमिनियम सल्फेट की अनंत तन्यता पर तुल्यांकी चालकता। तो हमको ज्ञात करना है एल्युमिनियम सल्फेट की अनंत तन्यता पर अनंत तन्यता पर तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता ये ज्ञात करना है, जिसको हम दिखाएंगे लेमडा अनंत Al2SO4 का होल थ्राइज और अनंत तन्यता के लिए तुल्यांकी क्या लगता है, तो EQ। तो पहली चीज तो हमको ये ज्ञात करना है, और साथ में हमको क्या ज्ञात करना है, इसी में हमको ज्ञात करना है एल्युमिनियम सल्फेट की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता, मोलर चालकता, ठीक है, जिसको हम लोग दिखाते हैं बेटा लेमडा अनंत Al2SO4 का होल थ्राइज और इसकी कौन चालकता, मोलर चालकता है ये। तो ये दो चीजें हमको ज्ञात करना है, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं है। जो हमको दिया था हमने सबसे पहले उसको लिख दिया, और जो हमें ज्ञात करना है, तो देखिए हमें तुल्यांकी आयन की तुल्यांकी चालकता पता है, तो हम सबसे पहले मैंने आपसे क्या बताया था कि हमको यहां से सॉल्व करना है केस फर्स्ट। सबसे पहले केस फर्स्ट में हमसे पूछा गया है Al2SO4 के होल थ्राइज की अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता सबसे पहले हमको ये ज्ञात करना है। मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी सवाल दिया जाए सबसे पहले जो भी आपको यौगिक दिया है उसको आयन में आपको तोड़ देना है। तो हमारे पास यौगिक था Al2SO4 का होल थ्राइज, तो जब इसको हम आयन में तोड़ेंगे तो ये कुछ इस तरह से टूटेगा, 2Al+3 एक्वस, साथ में 3SO4 - 2 एक्वस, ऐसे ये टूटेगा। अब हमको ज्ञात करना है अनंत तन्यता पर तुल्यांकी चालकता ज्ञात करना है, तो अब हम यहाँ पे सूत्र क्या लगाएंगे, लेमडा, लेमडा अनंत तन्यता पर किसका बेटा, Al2SO4 का होल थ्राइज। अब इसकी कौन सी चालकता है, इक्विवेलेंट चालकता है, ये बराबर होगी इसके धन आयन। तो धन आयन है बेटा आपके पास लेमडा अनंत तन्यता पर Al+3 EQ प्लस बराबर होगा ऋण आयन, तो ऋण आयन क्या है, अनंत तन्यता पर SO4 - 2 EQ। इन दोनों की तुल्यांकी चालकताओं को हम लोग जोड़ देंगे, जो भी सम आएगा वही आपकी एल्युमिनियम सल्फेट की तुल्यांकी चालकता हो जाएगी। तो देखिए Al+3 की वैल्यू आपको कितनी दी गई है तुल्यांकी चालकता में, 160। तो यहां से हो जाएगा लेमडा अनंत Al2SO4 का होल थ्राइज, ये हो जाएगा 190 वैल्यू दी है और SO4 की वैल्यू दी है 160। जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 350। कितना हो जाएगा भैया, 350। और मात्रक क्या होता है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट की पावर -1। तो ये आपके पास आ गई मोलर तुल्यांकी चालकता आ गई किसकी भैया, Al2SO4 के होल थ्राइज की तुल्यांकी चालकता आपके पास ये आ गई। ये तो हो गया पहले टाइप का सवाल।
यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहां तक पहला सवाल हो गया। अब देखिए इसी में हमसे केस 2 में क्या पूछा है, मोलर चालकता पूछी गई है। केस 2 में हमसे क्या पूछा गया है, अनंत तनुता पर Al2SO4 के होल थ्राइज की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, मोलर चालकता, ये हमसे पूछा गया है। अब देखिए यहां से अब हमको एक संबंध याद होना चाहिए कि लेमडा अनंत Al2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइज की जो तुल्यांकी चालकता होती है, कि जो क्या होती है बेटा, तुल्यांकी चालकता, वो बराबर होती है लेमडा अनंत तनुता पर Al2SO4 के होल थ्राइज की मोलर चालकता डिवाइड बाई संयोजी कारक, डिवाइड बाई संयोजी कारक के बराबर होती है। ये एक संबंध है जिसको आपको लर्न कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मोलर चालकता तथा तुल्यांकी चालकता में क्या संबंध होता है। तो तुल्यांकी चालकता बराबर होती है मोलर चालकता बटे संयोजी कारक के बराबर होती है। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए बात करते हैं संयोजी कारक की। तो देखिए अम्ल के लिए तो मैंने आपको सिखा दिया है। अब Al2SO4 एक लवण है, तो लिखेंगे बेटा लवण के लिए, लवण के लिए संयोजी कारक कुल धन आयन, कुल धन आयन होता है। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन में आते हैं। तो तुल्यांकी चालकता हमारे पास आ गई है 350। कितनी आ गई बेटा, 350। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 350 बराबर मोलर चालकता हमको अनंत तंत्र पर ज्ञात करना है, किसकी, Al2SO4 के होल थ्राइज की मोलर चालकता हमको ज्ञात करना है। अब इसको भाग देना है संयोजी कारक से। तो ध्यान से देखिए Al2SO4 में एक Al के पास धनायन कितना है बेटा, 3, और कितने Al है, 2, तो टोटल धनायन हो गया 6। तो धनायन कितना आ गया बेटा, 6। तो संयोजी कारक हमारे पास निकल के आ गया 6। यहां तक कोई डाउट नहीं। अब इस संयोजी कारक को जब इधर भेजेंगे तो लेमडा अनंत तनुता पर Al2SO4 का होल थ्राइज की मोलर चालकता बराबर हो जाएगा 350 इंटू 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 2100। कितना हो जाएगा बेटा, 2100। जब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 2100 आ जाएगा। ठीक, और मात्रा क्या हो जाएगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल की पावर -1, क्योंकि ये मोलर चालकता है। तो दोनों मान आ गए। इस तरह से इस सवाल को आपको सॉल्व करना था। अब देखिए इसका फाइनल आंसर हम कैसे लिखेंगे, आता है Al2SO4 के होल थ्राइज की अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर मोलर चालकता तथा तुल्यांकी चालकता क्रमशः 2100 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल की पावर -1 तथा 350 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल की पावर -1 होगा, होगी, होगी। ये आपका देखिए प्रॉपर सवाल है। इस तरह से इस सवाल को आपको सॉल्व करना था। तो कोल्हे-राउस के नियम से जो पहला सवाल बनता है वो आपके इस टाइप का बनता है कि जिसमें आपको एक यौगिक दिया जाएगा और उसकी मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता अनंत तनुता पर पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हमको सूत्र बनाना चाहिए कि उस यौगिक को सबसे पहले हमें आयन में तोड़ लेना है। किसमें तोड़ लेना है बेटा, आयन में। आयन का मतलब धन आयन तथा ऋण आयन में उसको तोड़ लेना है आपको। जब इतना हो जाएगा तो अगर आपकी मोलर चालकता पूछी जा रही है तो एक धनायन की मोलर चालकता गुणे धनायनों की संख्या प्लस एक ऋण आयन की मोलर चालकता गुणे ऋण आयन की
मोलर ऋण आयनों की संख्या दोनों को जोड़ देना है। लेकिन अगर तुल्यांकी चालकता पूछी जा रही है तो धन आयन की तुल्यांकी चालकता तथा ऋण आयन की तुल्यांकी चालकता को जोड़ देना है, उसमें संख्या से हमारा कोई मतलब नहीं है। फिर हमने एक सवाल देखा और इसको सॉल्व कर लिया। इसके बाद यहाँ पे हमने एक रिलेशन देखा है कि अगर डायरेक्ट तुल्यांकी चालकता या मोलर चालकता एक दिया है और हमसे दूसरा पूछ रहा है तो इस संबंध का प्रयोग करके आप उसको निकाल सकते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं बेटा टाइप 2 की, कि यहाँ पर टाइप 2 का सवाल कैसे बनता है। टाइप 1 तो हो गया कि एक यौगिक दिया जाएगा तो उसको सबसे पहले हमें आयन में तोड़ लेना है और फिर उसको हमको सॉल्व कर लेना है। टाइप 2 में क्या होता है बेटा, 4 कंपाउंड दिए जाते हैं। कितने? 4 कंपाउंड दिए हों तो अब देखिए इस सवाल में क्या होता है बेटा, दूसरे टाइप का जो कोल्हेराउस का नियम आता है उसमें 4 कंपाउंड दिए जाते हैं। कितने कंपाउंड दिए जाते हैं बेटा? 4 कंपाउंड। जो मान लीजिए एक ए है, बी है और कंपाउंड रिएक्शन करके C+D बना रहे हैं। तो अब इसमें से क्या होता है बेटा कि 3 की मोलर चालकताएं तुमको बताई जाएगी और चौथी की मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता आपसे पूछी जाएगी। तो इस तरह के सवालों को कैसे करते हैं उसको हम लोग न्यूमेरिकल से ही समझते हैं। ध्यान से देखिए, जैसे आपका ये सवाल लिखा है, ठीक है, अब आप इसको ध्यान से पढ़िए। तो इसमें अनंत तनुता लिख दिया है। अनंत तनुता शब्द अगर आपको कहीं मिल रहा है तो इसका मतलब आपको समझ जाना है कि वो कोल्हराउस के नियम का सवाल है। वो सवाल जो आपको दिया गया है बेटा वो किससे दिया गया है? कोल्हराउस के नियम से दिया गया है, पहली बात। फिर कंपाउंड गिनो तो 1 2 3 और एक 4 कंपाउंड दिए गए हैं। जब भी आपको सवाल में ऐसा दिया जाए तो आपको ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करना है उसकी मैं बात करता हूं। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है कि हमको दिया क्या क्या है। तो अनंत तंत्र पर BaOH के होल ट्वाइस BaCl2 तथा NH4Cl की मोलर चालकताएं दी गई हैं। तो हम हेडिंग डालेंगे दिया है। क्या क्या दिया है? सबसे पहले हमको दिया है बेरियम हाइड्रोक्साइड की अनंत तनुता पर, की अनंत तनुता पर मोलर चालकताएं, की मोलर चालकता ये दी गई है। अब इसको हम लोग बेटा दिखाते हैं लेमडा अनंत किसकी है भैया? बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है तो ये लिख दिया बेरियम हाइड्रोक्साइड। मोलर चालकता है तो यहाँ पे यम लगा दिया। कितनी दी गई है सवाल में? सवाल में दी गई है 457.6 महो सेंटीमीटर की पावर 2 मोल की पावर -1। पहला तो ये दिया है, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए और क्या दिया गया है सवाल में। सवाल में दिया गया है BaCl2 की अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर मोलर चालकता, पर मोलर चालकता। अब आपको दिया गया है बेटा बेरिलियम क्लोराइड की अनंत तनुता पर मोलर चालकता। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? इसको लिखेंगे अनंत तनुता पर बेरिलियम क्लोराइड BaCl2 और इसकी कौन सी चालकता दी गई? मोलर चालकता। कितनी दी गई है? 240.5 महो सेंटीमीटर स्क्वायर मोल की पावर -1। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और क्या हमको दिया गया है? और हमको दिया गया है अमोनियम क्लोराइड की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, मोलर चालकता वो कितनी दी गई है? तो वो आपको दिया गया है लेमडा अनंत अमोनियम क्लोराइड की तुल्यांक मोलर चालकता कितनी दी गई है? वो दी गई है 130 महो सेंटीमीटर स्क्वायर मोल की पावर -1। इतना तो हमको दिया गया है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, जो जो हमको दिया था हमने उस सबको लिख लिया। अब ज्ञात क्या करना है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड की अनंत तनुता पर मोलर चालकता। तो अब यहां तक हो गया। अब हमको बात करना है ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। तो ज्ञात क्या करना है बेटा? आपको ज्ञात करना है अमोनियम हाइड्रोक्साइड की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, मोलर
चालकता, ये हमको ज्ञात करना है। इसका मतलब हमें ज्ञात करना है लेमडा अनंत अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और क्या ज्ञात करना है, मोलर चालकता, ये ज्ञात करना है। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं। अब देखिए इन सवालों को करेंगे कैसे। तो इन सवालों को करने का तरीका क्या होता है कि जो आपको 4 यौगिक दिए गए हैं उनमें से एक यौगिक पहले कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने लिख दिया पहले BaOH का होल ट्वाइस। ध्यान से देखते चलिएगा। पहले मैं यहाँ चारों यौगिक आपको लिख देता हूँ। एक दिया है BaOH का होल ट्वाइस, साथ में आपको दिया गया है BaCl2, साथ में आपको दिया गया अमोनियम क्लोराइड, साथ में आपको दिया गया है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जब भी आपको 4 यौगिक दिए जाए तो देखिए उन सवालों को आपको कैसे करना है। इन 4 में से कोई एक यौगिक आपको पहले लिख लेना है। तो मान लीजिए हमने इसको लिख दिया। अब दूसरा वो लिखना है जिसमें पहले वाले का कोई भी आयन कॉमन ना हो। जैसे मैंने यहाँ पे अगर मैं BaCl2 लिख रहा हूं तो यहाँ पर Ba आयन कॉमन हो जाएगा, तो इसको नहीं लिख सकता हूं। अमोनियम क्लोराइड में देखिए ना तो यहाँ पे अमोनियम आयन है ना तो यहाँ क्लोराइड आयन है, तो इसको लिखा जा सकता है। तो पहले किसी एक को लिख लेना, दूसरा उसको लिखना है जिसमें पहले का कोई भी आयन कॉमन ना हो। तो दूसरा ये लिख दिया। अब 2 यौगिक लिखने के बाद जो 2 यौगिक बचे उनको एरो के आगे लिख देना है। तो इस तरह से आपको सबसे पहले समीकरण बना लेना है। समीकरण बनाना सीख लीजिएगा। पहले आप कोई भी आयन लिख सकते हैं, दूसरा आयन वो लिखना है जिसमें पहले का कोई भी आयन कॉमन ना हो, जिसमें पहले का कोई भी आयन कॉमन ना हो। ठीक है। अब जब 2 लिख जाएंगे तो बाकी 2 को एरो के आगे लिख देना है। अब देखिए हमको सीधा सीधा समीकरण बना देना। तो हम लिखेंगे अनंत तनुता पर BaOH का होल ट्वाइस की मोलर चालकता। पहले इसको बैलेंस कर लेते हैं। अभी ये रिएक्शन हमारी बैलेंस नहीं, 1 मिनट। तो बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे मैं लगा दूंगा 2 और यहाँ पे लगा दूंगा 2। अब ये बैलेंस हो गई। तो ये लिख दिया प्लस 2 मोल है तो हमने 2 लगा दिया। आगे लिख देंगे लेमडा अनंत, ये किसका है बेटा, अमोनियम क्लोराइड का है। तो अमोनियम क्लोराइड की मोलर चालकता है, तो यहाँ पे लिख दिया M बराबर, एरो को बदल देना है बराबर में। फिर लिख देंगे अनंत तनुता पर BaCl2 की मोलर चालकता प्लस 2 टाइम्स अनंत तनुता पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड की मोलर चालकता। ये इस तरह से आपको समीकरण बना लेना। पहले समीकरण बना देना है, फिर उनकी मोलर चालकताओं को लिख देना है। अब यहां से हमको क्या करना है, वैल्यू रख देना है। तो बेरिलियम क्लोराइड की अगर मैं बात करूं कि बेरियम हाइड्रोक्साइड, देखिए सवाल में ध्यान से पढ़िए, बेरियम हाइड्रोक्साइड कितना दिया है, 457.6। तो यहां पे मैं लिख दूंगा बेटा 457.6 प्लस 2। अब अमोनियम क्लोराइड को देखिए कितना दिया गया है सवाल में, अमोनियम क्लोराइड दिया है 130। कितना दिया गया है बेटा, 130। तो 2 इंटू 130 इक्वल टू, बेरिलियम की अगर मैं बात करूं कि बेरियम क्लोराइड के सवाल में कितनी वैल्यू दी है, 240.5। तो मैं यहां पर लिख दूंगा बेटा आपका इक्वल टू 240.5 प्लस 2 टाइम्स लेमडा अनंत अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड और इसकी मोलर चालकता है। यहां तक बन जाएगा, हमको ये ज्ञात करना है। तो अब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख दूंगा 457.6 प्लस 130 को जब 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा 260 इक्वल टू 240.5 प्लस 2 टाइम्स लेमडा अनंत Al2, ओ सॉरी Al2 लिख रहा हूं। तो अब हम यहां पे लिख देंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड और उसकी मोलर चालकता है, तो यहाँ पे यम लगा दिए। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे, तो जब ऐड करोगे तो इसका समेशन आ जाएगा, कितना दिया गया है आपको 260। तो 0.6, तो इसको जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका, जब आप इसको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा भैया 6, ओ सॉरी कहाँ लिख रहा हूं, 6.7 और ये हो जाएगा 6 और 6 में 5 जोड़ देंगे 11, बचेगा 17। तो ये आ जाएगा 717.6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 6 आ जाएगा। इसको मैं यहीं पे जोड़ ले रहा हूं थोड़ा सा, 1 मिनट। देखिए तो आ जाएगा पॉइंट, तो ये आ जाएगा भैया 0.6 और 6 इज 12, 13 बचेगा 1। ठीक है, 5 और 1 6 to 8 4, यही आ जाएगा। देख लीजिए ध्यान से,
हाँ, तो आ जाएगा 483, 483 कितना आ जाएगा बेटा, यहां से आ जाएगा आपके पास 483। ठीक, तो यहां से जब हमने इसको सॉल्व किया तो वैल्यू आ गई हमारे पास 483.6, तो वैल्यू आ गई 486.3। ठीक है, यही वैल्यू आई है, ध्यान से देख लेंगे, 483 है, सॉरी 83.6, 83.6, इसको मैं 486, तो ये आ गया बेटा आपका 483.6 इक्वल टू, तो इधर आपके पास बचेगा 240.5 प्लस 2 टाइम्स अनंत तमता पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड की मोलर चालकता। यहां तक सही है। तो अगर 240 को इधर ले जाएंगे तो 483.6 माइनस का 240.5 इक्वल टू 2 टाइम्स लेमडा अनंत अमोनियम हाइड्रोक्साइड की मोलर चालकता। यहां तक सब कुछ सही है, देखते चलिएगा बेटा। अब आप क्या करिए, इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.1, 3 में 0 जाएंगे 3, 8 में 4 जाएंगे 4, और 4 में 2 जाएंगे 2, तो आ जाएगा 243.1 इक्वल टू 2 टाइम्स लेमडा अनंत अमोनियम हाइड्रोक्साइड की मोलर चालकता। यहां तक कोई डाउट नहीं। अब इस 2 को हम यहाँ डिवाइड में ले जाएंगे तो हो जाएगा 243.1 बाई 2 इक्वल टू लेमडा अनंत अमोनियम हाइड्रोक्साइड की मोलर चालकता। यहां तक सही। अब जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1 2, इसको जब हम डिवाइड कर देंगे तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 1 2 हो जाएगा, फिर बचेगा 1 5 1 5 1 5.5 ये आ जाएगा। इसको देख लीजिए ध्यान से, जब डिवाइड कर देंगे तो यहां से आ जाएगा आपके पास 1 2 1.5 121.5 121.5, तो ये आपके पास आ गया 121.5। ये क्या आ गई भैया, ये आ गई हमारे पास अनंत तमता पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड की मोलर चालकता। तो हमारा यहां से निकल के आ गया मोलर चालकता अमोनियम हाइड्रोक्साइड की अनंत तमता पर कितनी निकल के आ गई बेटा, 121.5, और यूनिट होगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल की पावर -1। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब इसको शब्दों में लिख देंगे। यही इस तरह से आपको इस सवाल को करना आना चाहिए। अब हम शब्दों में क्या लिखेंगे, अतः अमोनियम हाइड्रोक्साइड की अनंत तनुता पर मोलर चालकता 121.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल की पावर -1 होगी। तो इस तरह से आपके कोल्हेर हाउस का सवाल आपको सॉल्व करना है। देखिए, दो तरह के सवाल कोल्हेर हाउस में बनते हैं बेटा। एक तो होता है एक कंपाउंड वाला, उसको मैंने सिखा दिया, और दूसरा होता है कि अगर आपको 4 कंपाउंड दिए जाए, तो अगर 4 कंपाउंड दिए गए हैं तो आपको सबसे पहले समीकरण लिखना है, फिर जो बताएगा उसको लिख देना, वैल्यू पुट कर देना है और सवाल को सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो उम्मीद है कि यहाँ तक के क्वेश्चनों में आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चनों में कि अगले टाइप्स के क्वेश्चन यहाँ पे आपसे क्या पूछ सकता है। देखिए, अब देखिए यहाँ से अगला जो सवाल आपसे बेटा बोर्ड में पूछा जाता है, वो पूछा जाता है बेटा सेल के ईएमएफ से। किससे पूछा जाता है बेटा, सेल के ईएमएफ से। इसका एक सवाल बिल्कुल फिक्स मानिए कि बेटा आपसे 4 से या 5 मार्क्स में जरूर पूछा जाएगा कि सेल का ईएमएफ ज्ञात कीजिए। हम सबसे पहले बात करते हैं कि सेल का ईएमएफ ज्ञात करने के लिए हम लोग सूत्र कौन सा लगाना है और किस तरह से इन सवालों को हमको सॉल्व करना है। तो देखिए, तो सबसे पहले याद रखना है, सेल के ईएमएफ को निकालने के लिए हम यूज करते हैं नर्नस्ट इक्वेशन का। किसका यूज करते हैं बेटा, नर्नस्ट समीकरण का। तो जब भी आपको सेल का ईएमएफ निकालना हो तो आप यूज करेंगे नर्नस्ट समीकरण का। नर्नस्ट समीकरण कहता है कि सेल का जो ईएमएफ होता है,
सेल का EMF वो होता है बेटा आपके पास E नॉट सेल माइनस 0.06 n log 10^3। ये आपका नन्हे समीकरण है बेटा, इसको आपको लर्न कर लेना है कि अगर कभी भी सेल का आपको ईएमएफ ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है बेटा, सेल का ईएमएफ ज्ञात करना है, तो आपको वहां पे जो सूत्र लगाना है वो आपके पास ये होगा, सेल का ईएमएफ बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.06 n log 10^3। अब देखिए इसको मैं और थोड़ा सा आपके लिए इजी करता हूं। जो ई नॉट सेल होता है वो होता है बेटा आपके पास ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड माइनस 0.06 n log 10^, उत्पाद बटे अभिकारक। क्यू क्या होता है बेटा, उत्पाद के सक्रिय द्रव्यमान बटे अभिकारक का सक्रिय द्रव्यमान। ये आपको दोनों सूत्र अच्छी तरह से याद कर लेना है बेटा कि अगर आपको कभी भी सेल का ईएमएफ ज्ञात करना हो, सेल का क्या ज्ञात करना हो बेटा, ईएमएफ, तो मेन सूत्र तो ये होता है। लेकिन अगर आपको ई नॉट सेल नहीं दिया तो उसको निकालेंगे, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड माइनस 0.06 n log 10^, उत्पाद का सक्रिय द्रव्यमान बटे अभिकारक का सक्रिय द्रव्यमान, जहां पे n बता रहा है किसी एक इलेक्ट्रोड द्वारा त्यागे गए ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को। तो इसको भी आपको लर्न कर लेना है बेटा। अब हम लोग इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को देखते हैं और उसको सॉल्व करना सीखते हैं। तो देखिए कैसे हम लोग करेंगे। अब देखिए जैसे ये आपको दिया गया है कि निम्नलिखित सेल का ईएमएफ की गणना कीजिए। अब वो कह रहा है कि एक सेल है उसके ईएमएफ की गणना करना है, ठीक है। तो अब देखिए ये आपको सेल दिया है, तो सबसे पहले आपको सेल अपक्रिया लिखना आनी चाहिए बेटा। क्या लिखनी आनी चाहिए भैया, सेल अपक्रिया आपको लिखनी आनी चाहिए। तो देखिए सेल अपक्रिया आप कैसे लिखेंगे। सबसे पहले सेल में जो आपको सेल दिया जाएगा उसमें आपको दो इन लाइनों को देखना है। इन दो लाइनों के पहले जो होता है इसको बोलते हैं एनोड हाफ सेल, इसको क्या बोलते हैं बेटा, एनोड हाफ सेल। और लाइनों के बाद जो लिखा होता है दो लाइनों को, उनको हम बोलते हैं कैथोड हाफ सेल। पहले तो आपको ये समझ लेना है, कैथोड हाफ सेल, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको सेल दिया जाए तो एनोड हाफ सेल क्या होता है और कैथोड हाफ सेल किधर होता है ये पता होना चाहिए, कि दो आपको जो लाइनें दी गई हैं उसके लेफ्ट हैंड साइड में आपका एनोड हाफ सेल होता है और राइट हैंड साइड में आपका कैथोड हाफ सेल होता है। अब सेल अपक्रिया कैसे लिखते हैं उसकी बात कर लेते हैं, तो ध्यान से समझिए। सेल अपक्रिया के लिए कुछ नहीं करना, इन बॉक्स को नंबर दे दो 1 2 3 4। जब भी आपको सेल रिएक्शन लिखना हो तो सेल अपक्रिया लिखोगे 1 + 3 गिव्स 2 + 4। ये आपकी एक ट्रिक होती है कि सेल से सेल अपक्रिया लिखने का बिल्कुल शानदार तरीका है कि बॉक्स को आप नंबरिंग कर दो 1 2 3 4, 1 और 3 को लेफ्ट हैंड साइड में लिख दो, एरो के बाद 2 और 4 को राइट हैंड साइड में लिख दो। तो जब मैं लिखूंगा यहाँ पर बेटा सेल अपक्रिया, तो मैं लिखूंगा सेल अपक्रिया। ध्यान से देखिए बेटा, तो सेल अपक्रिया हमारे पास क्या हो जाएगी बेटा, सेल अपक्रिया हो जाएगी हमारे पास, बॉक्स नंबर 1 में क्या है, जिंक है, तो मैं लिख दूंगा जिंक। फिर हमको लिखना है 3, तो 3 में क्या है, Cu+2। फिर 2 में आपके पास क्या है, जिंक +2 और इधर क्या है, Cu। इस तरह से अपक्रिया लिख देना है। देखिए 1 और 3 को एक साइड, 2 और 4 को एक साइड। अब इसके बाद जहां पर आपके प्लस या माइनस आवेश हो तो उसके नीचे हमेशा AQ लिखना है, आपको ये याद रखना है। उसके नीचे हमेशा क्या लिखना है बेटा, AQ। और जहां पर प्लस या माइनस हो वहां तुरंत आपको AQ लिख देना है। इसके बाद अगर कोई आवेश नहीं तो उसकी फिजिकल स्टेट लिख देना है। जैसे कॉपर सॉलिड होता है, जिंक आपका सॉलिड होता है, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं। सबसे पहले आपको सेल अपक्रिया लिख लेना है, लिख दी। अब देखो आगे, अब हम बात करेंगे एन की वैल्यू की। एन की वैल्यू क्या होती है, किसी एक इलेक्ट्रोड द्वारा त्यागे गए अथवा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो अगर हम जिंक की बात करें तो जिंक 0 से कहां जा रहा है बेटा, +2 में, यानी कि इसने कितने इलेक्ट्रॉनों ग्रहण किया, 2। तो एन की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन जिंक ने त्यागे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉनों को त्यागे हैं, तो एन हो गया। किसी एक पे देखना, चाहे कॉपर से देख लेना चाहे जिंक से देख लेना, यहां तक हो गया। अब देखिए और आपको क्या दिया गया है, दिया गया है ई नॉट जिंक +2 से जिंक। अब हमको दिया गया है साथ में ई नॉट जिंक +2 से जिंक, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, तो सवाल में वैल्यू दी गई है 0.76 वोल्ट। और आपको दिया गया है ई नॉट
Cu+2 से Cu, और इसकी वैल्यू दी गई है 0.34 वोल्ट। अब देखिए यहां से एक चीज और ध्यान से देखिए, एनोड हमारा है जिंक और कैथोड है कॉपर। तो एनोड है जिंक, तो ये तो आपका हो गया बेटा एनोड, और ये हो गया आपका कैथोड। वो तो हमको पहले ही पता चल गया, एनोड कैथोड पहचान लिया। अब हमको निकालना क्या है बेटा, सेल का ईएमएफ। तो ज्ञात करना है कि अगर हम बात करें, ज्ञात करना है, तो क्या ज्ञात करना है बेटा, सेल का ईएमएफ। सेल का ईएमएफ आपको ज्ञात करना है, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हम लिखेंगे नरनस्ट समीकरण से, नरनस्ट समीकरण से। तो नरनस्ट समीकरण क्या कहता है बेटा, कि सेल का जो ईएमएफ होता है, सेल का ईएमएफ वो किसके बराबर होता है बेटा, ई नॉट सेल माइनस 0.06 बाई एन लॉग 10^3। यहां तक सही है। अब देखिए, अब ई नॉट सेल की वैल्यू नहीं दी गई, तो उसको मैं लिख दूंगा ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड माइनस 0.06। एन की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 2 है, लॉग 10^। ये क्या होता है बेटा, उत्पाद का सक्रिय द्रव्यमान बटे अभिकारक का सक्रिय द्रव्यमान। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, यहां तक सब कुछ सही। अब ध्यान से देखिए, अब हम वैल्यू पुट करेंगे। तो कैथोड हमने किसका बनाया है बेटा, कैथोड है कॉपर का। कैथोड है कॉपर का, तो यहाँ पे जब आप लिखेंगे, कैथोड की जगह हम लोग लिख देंगे ई नॉट Cu+2 से Cu माइनस एनोड। एनोड किसका बना है, जिंक का, Zn+2 से Zn। अब जब 2 का डिवाइड कर दोगे तो माइनस 0.03 लॉग 10^। अब देखिए उत्पाद हमारे पास क्या है, उत्पाद की अगर हम बात करें तो उत्पाद ये दो हैं, ठीक है, और अभिकारक ये दो हैं। तो उत्पाद में है जिंक+2 और कॉपर। तो उत्पाद में मैं लिख दूंगा जिंक+2 और साथ में हमारे पास है कॉपर, और अभिकारक में हमारे पास है भैया जिंक कॉपर+2। यहां तक सब कुछ सही। अब वैल्यू रखते हैं बेटा, जिंक ई नॉट कॉपर+2 की वैल्यू आपको सवाल में कितनी दी गई है, तो वो वैल्यू दी गई है 0.34 माइनस जिंक की वैल्यू दी गई है माइनस 0.76, इतना दिया गया है। अब आगे देखिए, अब यहां से माइनस 0.03 लॉग 10^। अब यहां से आगे क्या लिखा है बेटा, देखिए जिंक+2 को सवाल में बोला गया है 1 मोलर है। देखिए यहाँ पे साफ साफ बोला है इसकी सांद्रता 1 मोलर, यानी कि सबकी सांद्रता कितनी लेना है, 1 मोलर ले लेना है। तो जैसे ही यहाँ वैल्यू रखूंगा, जिंक+2 की जगह 1 आ जाएगा, कॉपर की जगह 1 आ जाएगा, जिंक की जगह 1 आ जाएगा, और कॉपर+2 की जगह 1 आ जाएगा। यहाँ तक सब कुछ सही है क्या बेटा, ये हो जाएगा 0.34 प्लस का 0.76 माइनस 0.03 लॉग 10^। 1 का गुणा 1 से 1, 1 का गुणा 1 से 1, जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 1.1 माइनस का 0.03 लॉग 10^1। अब देखिए लॉग 10^1 की आपको वैल्यू लर्न होनी चाहिए बेटा, कि जो लॉग 10^1 होता है ये आपका 0 के बारे में। तो जब यहाँ वैल्यू पुट कर दोगे तो ये आ जाएगा 1.1 माइनस 0। तो आपके पास सेल का ईएमएफ कितना निकल के आ गया, 1.1 वोल्ट। सेल का जो ईएमएफ हो कितना निकल के आ गया, 1.1 वोल्ट। ठीक है, अब देखिए इसके आगे, तो सेल का जो ईएमएफ है, सेल का ईएमएफ वो कितना निकल के आ गया, 1.1 वोल्ट। ये आपका आंसर आ गया, ये आपका क्या आ गया बेटा, आंसर। इसको हम लोग शब्दों में लिख देंगे, अतः दिए गए सेल का ईएमएफ 1.1 वोल्ट होगा। ये आपका क्वेश्चन का आंसर है। तो देख लीजिए किस तरह से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, तो एक सवाल आप फिक्स मानिए कि आपसे ईएमएफ ऑफ सेल का सवाल जरूर से जरूर बोर्ड में पूछा जाएगा। तो उसको कैसे सॉल्व करना है उसको मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया है। इस तरह के सवाल सॉल्व करके आपको अच्छी तरह से देख लेना है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन में, जो आपको तैयार करना है वो कौन सा है उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे आता है अणुसंख्य गुणधर्म से। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है बेटा, वो पूछा जाता है अणुसंख्य गुणधर्म से। कहाँ से पूछा जाता है, अणुसंख्य गुणधर्म से।
यहां से एक सवाल बिल्कुल फिक्स मानिए कि आना ही आना है अणुसंख गुणधर्म से। अब आपके सिलेबस में 4 अणुसंख गुणधर्म दिए गए हैं। एक दिया गया है बेटा क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, जिसको हम लोग दिखाते हैं डेल्टा टीबी से। एक आपको दिया गया है बेटा हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन, जिसको दिखाते हैं डेल्टा टीएफ से। एक आपको दिया गया है बेटा परासरण दाब, जिसको आप लोग दिखाते हैं बेटा पाई से। 4 अणुसंख गुणधर्म होते हैं, इस बात को याद रखना। और चौथा होता है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, जिसको हम लोग दिखाते हैं पी नॉट ए माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नॉट ए। ये आपके बेटा 4 अणुसंख गुणधर्म होते हैं। यहां से एक सवाल बिल्कुल फिक्स है कि आने आना है, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे बेटा क्वथनांक में उन्नयन की। किसकी बात करेंगे? क्वथनांक में उन्नयन की। देखिए क्वथनांक में उन्नयन की मैं अगर बात करता हूं, क्वथनांक में उन्नयन, तो उसको हम दिखाते हैं डेल्टा टीबी से। तो एक तो सूत्र होता है क्वथनांक में उन्नयन का टीबी माइनस टीबी नॉट, एक सूत्र तो ये होता है बेटा टीबी माइनस टीबी नॉट। और एक सूत्र आपके पास होता है डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम, केबी इंटू एम। ये दो सूत्र होते हैं आपकी बेटा मोल क्वथनांक में उन्नयन की। जहां से डेल्टा टीबी को तो क्या बोलते हैं बेटा क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। टीबी को हम लोग बोलते हैं विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक। और टीबी नाट को बोलते हैं बेटा शुद्ध विलायक का क्वथनांक, शुद्ध विलायक का क्वथनांक, ठीक है। केबी को बोलते हैं विलायक का, विलायक का मोलल अवनमन स्थिरांक, अवनमन स्थिरांक। और यम को बोलते हैं विलयन की मोललता, विलयन की मोललता। ये आपके देखिए सब टर्मिनोलॉजी मैंने लिख दी है, यहां तक आपको लर्न कर लेना है। इस सूत्र को आपको क्या करना है बेटा लर्न कर लेना है, क्वथनांक उन्नयन का सूत्र क्या होता है और यहाँ पे किस सिंबल का क्या मतलब होता है। दूसरी बात, अब यहाँ पर जो 2-3 सालों से लगातार एक ट्विस्टदार सवाल पूछता है, वो आपसे मोलल अवनमन स्थिरांक ना पूछ के वो आपसे पूछता है बेटा आणविक उन्नयन स्थिरांक। मोलल सॉरी अवनमन यहाँ लिख दिया, इसको उन्नयन कर लेना। मोलल उन्नयन स्थिरांक है, उन्नयन स्थिरांक, ठीक है। तो अब देखिए यहां से अब उसने सवाल में ट्विस्ट क्या किया है, कई बार अब सवाल आपसे पूछता है आणविक अवनमन उन्नयन स्थिरांक। क्या पूछता है बेटा? आणविक उन्नयन स्थिरांक। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि आपको सवाल को ऐसे ही करना है, पहले आपको मोलल निकाल लेना है, फिर क्या करना है आणविक उन्नयन स्थिरांक के लिए क्या करना है कि मोलल उन्नयन स्थिरांक को, किसको बेटा मोलल उन्नयन स्थिरांक को 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। बस ये आपका अंतर होगा, क्या कर देना है 10 से मल्टीप्लाई। तो जो आपका मोलल है वो अपने आप चेंज हो जाएगा आणविक में, जो मोलल है वो अपने आप किस में चेंज हो जाएगा आणविक में। आणविक अवनमन स्थिरांक का मात्रक होता है केल्विन ग्राम पर मोल, केल्विन ग्राम पर मोल, केल्विन ग्राम पर मोल, इस बात को याद रखना। जबकि मोलल अवनमन स्थिरांक का मात्रक होता है केल्विन केजी पर मोल। ठीक, अब हम एक सवाल से इस बात को समझते हैं कि हमको सवाल अगर आएगा तो सॉल्व कैसे करना है। पहले तो ये दोनों आपको सूत्र याद कर लेना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सवाल की। देखिए अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा 10.8 ग्राम ग्लूकोज को 240 ग्राम जल में विलय करने पर इसके क्वथनांक में 0.13 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है। जल के आणविक उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। तो सबसे पहले हमारा जो काम है हमको लिखना होता है दिया है, कि हमको सवाल में क्या क्या दिया है। ध्यान से देखिए दिया है, दिया हमें पहली चीज हमको दिया है बेटा ग्लूकोज का, ग्लूकोज का द्रव्यमान, जिसको हम दिखाते हैं बेटा WB से,
तो वो हमको कितना दिया गया है 10.8 ग्राम। WB से क्यों दिखाया बेटा? तो देखिए सवाल में जो भी द्रव्यमान कम मात्रा में उसको विलेय माना जाता है। तो यहाँ पर दो द्रव्यमान है, एक ग्लूकोज है एक जल है, तो ग्लूकोज कम है इसलिए इसको मैंने विलेय मान लिया, और अगर ये विलेय है तो इसको WB से दिखाएंगे। को 240 ग्राम जल में विलेय किया गया, तो यानी कि आपको जल का द्रव्यमान दिया गया है, जल का द्रव्यमान जिसको हम लोग विलायक मानेंगे, जिसकी मात्रा ज्यादा हो उसको विलायक, और जल तो सदैव विलायक होता ही है, तो इसकी मात्रा आ गई 240 ग्राम। फिर आपसे पूछा, कहा जा रहा है मिलाने पर क्वथनांक में 0.13 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है, यानी कि आपको दिया गया है क्वथनांक में वृद्धि, क्वथनांक में वृद्धि को ही बेटा हम लोग उन्नयन कहते हैं, तो इसको दिखाएंगे डेल्टा टीबी से। तो आपको दिया गया है 0.13 डिग्री सेंटीग्रेड, ये दिया है। ज्ञात क्या करना है? जल का आणविक उन्नयन स्थिरांक, तो ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है? जल का आणविक उन्नयन स्थिरांक, जिसको हम लोग बेटा के से दिखाते हैं, ये हमको ज्ञात करना है। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो हमको सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, सूत्र लगाएंगे बेटा क्वथनांक उन्नयन के सूत्र से। ध्यान से देखिएगा बेटा, यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे क्वथनांक उन्नयन के सूत्र से, क्वथनांक उन्नयन के सूत्र से। तो क्वथनांक उन्नयन का सूत्र क्या होता है? वो सूत्र होता है डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम। यहां तक सब कुछ सही है। अब ध्यान देखिए, डेल्टा टीबी सवाल में दिया गया है 0.13, केबी हमको नहीं बोला गया तो केबी को केबी रहने दीजिए, इंटू मोललता क्या होती है? विलेय के मोल, मोललता का सूत्र होता है बेटा विलेय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान केजी में, विलायक का द्रव्यमान वो भी किसमें बेटा? केजी में। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आगे देखिए यहां से, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 0.13 जो कि दिया गया था, केबी से कोई मतलब नहीं तो केबी केबी रहने दीजिए, विलेय के मोल के विषय में भी कुछ नहीं बोला तो उसको विलेय के मोल रहने दीजिए, विलेय के मोल। अब देखिए विलायक की अगर हम लोग बात करते हैं तो सवाल में विलायक हमको कितना दिया गया है? 240 ग्राम, और हमको लिखना है केजी में, तो उस 240 को केजी में बदलने के लिए बेटा 1000 से भाग दे देंगे, तो हो जाएगा 240 भागे 1000। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा। एक जीरो से जीरो कट जाएगा, अगर इसको आप लोग 4 से काटेंगे तो 6 4 या 24 होता है, और 25 या 100 हो जाता है। ठीक है, 4 से हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे बचा आपके पास 0.13 इक्वल टू के बी। अब 25 आपका जो है बेटा ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा विलेय के मोल, विलेय के मोल इंटू 25, और नीचे आ जाएगा आपका 6। कितना आ जाएगा बेटा? 6। ठीक है, यहाँ तक। अब 6 को बेटा हम लोग इधर भेज देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास 0.13 इंटू 6 इक्वल टू के बी इंटू विलेय के मोल, विलेय के मोल इंटू 25। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग 0.13 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 8। भाई 0.6 है तो 6 3 जा 18, बचेगा 1, 6 1 जा 6, और 6 1 हो जाएगा 7, 0.78 आ जाएगा। 0 पॉइंट कितना आ जाएगा बेटा? 78 इक्वल टू के बी इंटू विलेय के मोल, विलेय के मोल इंटू 25। यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं। अब 25 को इधर डिवाइड में ले आएंगे, तो हो जाएगा 0.78 डिवाइड बाई 25 इक्वल टू के बी। अब विलेय के मोल का सूत्र क्या होता है? विलेय का द्रव्यमान ग्राम में, विलेय का द्रव्यमान वो भी किसमें बेटा? ग्राम में, बटे विलेय का अणुभार। मोल का सूत्र होता है द्रव्यमान बटे अणुभार, विलेय का अणुभार वो भी किसमें बेटा? ग्राम पर मोल में।
यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा 0.78 डिवाइड बाई 25 इक्वल टू केबी को केबी रहने दीजिए। अब विलेय के द्रव्यमान की अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो द्रव्यमान आपको कितना दिया गया सवाल में? 10.8 ग्राम। कितना दिया गया बेटा? 10.8 ग्राम। 10.8 ग्राम। और विलेय है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का अणुभार तुमको याद होना चाहिए, वो होता है बेटा 180। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब ध्यान से देखिए, तो क्या मैं यहाँ से ये काम कर 180 को यहाँ भेज दे रहा हूँ, तो जैसे ही 180 को यहाँ भेजोगे तो 0.78 इंटू 180 डिवाइड बाई 25 इक्वल टू के बी इंटू 10.8, ये आ जाएगा बेटा यहाँ तक। अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग 25 को 5 से डिवाइड कर देंगे, तो जब आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 15 हो जाएगा, बचेंगे बेटा 30, 5 6 जा 30 हो जाएगा, अब 5 5 जा 25 हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करिए, 0.78 को 0.78 इंटू कितना बेटा 36/5, 36/5, 36/5 ये हो जाएगा इक्वल टू के बी इंटू 10.8। यहाँ तक सब कुछ सही है। अब ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ से अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ किसका, 0.78 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 36 से। किससे कर दे रहा हूँ बेटा? 36 से। तो क्या आएगा, हम उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, किसका किस में करेंगे, 0.78 को मल्टीप्लाई करेंगे अगर आप 36 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 28.08, और उसको डिवाइड कर दिया बेटा 5 से, इक्वल टू के बी इंटू 10.8। तो क्या बेटा 10.8 को इधर लाऊंगा तो 28.08 डिवाइड बाई 5 इंटू 10.8 इक्वल टू के बी बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अब आगे देखिए ध्यान से यहाँ तक। अब इसके बाद क्या होगा बेटा, मैंने 28.08 को वैसे ही लिख दिया, डिवाइड बाई 5 का मल्टीप्लाई किया, तो 8 5 जब हो जाएगा बेटा 40, बचेगा 4, 5 0 जब आ जाएगा 4, और 5 1 जब 5, तो ये आ जाएगा, और 1 डिजिट के बाद डेसिमल है तो यहाँ डेसिमल आ जाएगा, इक्वल टू के बी। तो अब आपके पास आ गया 28, ऊपर के अगर डेसिमल हटाओगे तो 08 डिवाइड बाई 5400, ये आ जाएगा बेटा आपके पास। तो आपके पास आ गया 2808, और इसको डिवाइड करना है हमको 5400 से। तो जब आप डिवाइड करेंगे बेटा, तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी 0.52 इक्वल टू के बी, ये आ गया। तो यहाँ से हमको पता चल गया बेटा कि के बी की वैल्यू कितनी है, 0.52, और ये हो गया। अब के बी क्या होता है, के बी को तो बोलते हैं मोलल अवनमन स्थिरांक। अब मोलल अवनमन स्थिरांक किसके बराबर होता है बेटा, आणविक अवनमन स्थिरांक, आणविक उन्नयन स्थिरांक, आणविक उन्नयन स्थिरांक इंटू 10, सॉरी, आणविक उन्नयन स्थिरांक बराबर होता है आपके पास मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक इंटू 10, ये होता है। अब केबी की यूनिट क्या होगी बेटा, केल्विन केजी पर मोल, ये आपके बेटा केबी की यूनिट हो गई। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब देखिए आगे बेटा, तो यहाँ जब आणविक उन्नयन स्थिरांक को बेटा के से दिखाते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक आया 0.52 इंटू 10, तो के की वैल्यू आपके पास आ गई बेटा 5.2, और मात्रक क्या हो जाएगा, केल्विन ग्राम पर मोल, केल्विन ग्राम पर मोल। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। ये आ गया आपका आणविक अवनमन स्थिरांक, उन्नयन स्थिरांक, सॉरी, आणविक उन्नयन स्थिरांक। तो अब देखिए इसको शब्दों में लिख देंगे। अतः दिए गए सवाल का आणविक अवनमन उन्नयन स्थिरांक, अवनमन बार बार आ रहा है, इसको उन्नयन कर लीजिएगा, उन्नयन स्थिरांक 5.2 केल्विन केजी केल्विन ग्राम पर मोल होगा। तो ये बेटा आपके आज की क्लास में मैंने टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट 5
क्वेश्चन बता दिए, उनके कॉन्सेप्ट बता दिए, कौन कौन से सूत्र है जो आपको याद रखना है, सब कुछ मैंने यहाँ पे आपको कवर कर दिया है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे, पाँचों के पाँच। अगर ये सब कुछ समझ में आया और आपको लग रहा है कि ये बोर्ड के प्रिपरेशन के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।